सोचिए एक बहुत ही शानदार दुकान है। मतलब वहां ग्राहकों की भारी भीड़ है, सामान भी धड़ल्ले से बिक रहा है और बाहर से देखने पर किसी को भी लगेगा कि दुकान का मालिक तो भाई बहुत मुनाफा कमा रहा होगा। हाँ, देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में वो मालिक दिवालिया होने की कगार पर है। कारण क्या है? उसकी तिजोरी में नकद पैसा ही नहीं है। बिक्री तो हो रही है लेकिन सारा लेन देन उधारी में फंसा है और जो नकदी का प्रवाह है वो पूरी तरह से सूख चुका है। तो देशों की अर्थव्यवस्था के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी विकास दर अच्छी है, निर्यात भी ठीक चल रहा है। सही कहा, सतह पर सब कुछ बहुत ही बेहतरीन और मजबूत लग रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी विदेशी निवेशक अपना पैसा यहां से लगातार निकाल रहे हैं। जो विदेशी निवेश आना चाहिए था वो रुक गया है और हमारा रुपया भारी दबाव में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। राष्ट्र की दुनिया का एक ऐसा धुंधला परिदृश्य है जहां सतह पर दिखने वाली तस्वीर असली बीमारी से कोसों दूर होती है। मतलब जब हम किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी की बात करते हैं तो अक्सर बस निर्यात और आयात के अंतर को ही अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य मान लिया जाता है, लेकिन वो तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी धुंधले को पूरी तरह से साफ करने वाले हैं। तो हमारे पास साजिद जेड चिनॉय का एक बेहद दिलचस्प और गहन लेख है। इसका शीर्षक है इंडियाज कैपिटल अकाउंट क्राइसिस, नेविगेटिंग द न्यू रूपी रियलिटी। आज के इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि भारतीय रुपये और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर जो इतना भारी दबाव आज दिखाई दे रहा है वह 2013 में आए पिछले बड़े आर्थिक संकटों से पूरी तरह अलग क्यों है। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। आज हम केवल ये नहीं जानेंगे कि बाजार में क्या हो रहा है, बल्कि गहराई में जाकर ये समझेंगे कि इसके पीछे के असली कारण क्या हैं और क्यों पुरानी नीतियां इस बार काम नहीं आने वाली हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह कोई अचानक आया हुआ झटका नहीं है जिसे हम अर्थशास्त्र में शॉर्ट टर्म शॉक कहते हैं। यह वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये कोई नई चीज नहीं है? जी नहीं, यह एक पुरानी और लगातार बनी हुई समस्या है। अगर हम हालिया आंकड़ों का विश्लेषण करें तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पिछले 2 सालों से लगातार घाटे में चल रहा है और अनुमान यह है कि तीसरे साल भी स्थिति कुछ ऐसी ही रहने वाली है। तो यह एक क्रॉनिक या पुरानी बीमारी का रूप ले चुका है और जैसा कि हम जानते हैं गलत बीमारी का इलाज करना अक्सर बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये बहुत ही सटीक बात है। मतलब अगर किसी मरीज को बहुत तेज बुखार है तो डॉक्टर के लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बुखार किसी अंदरूनी इन्फेक्शन की वजह से है या फिर बाहर धूप में लू लगने से। बिल्कुल सही उदाहरण है ये, है ना? अगर लू के मरीज को इन्फेक्शन की भारी भरकम एंटीबायोटिक दे दी जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी तर्क को अगर हम 2013 के आर्थिक संकट पर लागू करें तो वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट या सीएडी का संकट था। उस समय भारत दुनिया को जितना सामान बेच रहा था उससे कहीं बहुत ज्यादा सामान खरीद रहा था। तो आयात और निर्यात के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी जो कि एक तरह का इन्फेक्शन था। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि आज की स्थिति उस 2013 वाली बीमारी से बिल्कुल अलग है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आज के भारतीय अर्थव्यवस्था के करंट अकाउंट की स्थिति देखेगा तो वो काफी स्वस्थ नजर आए भी। मतलब अभी वो खाई मौजूद नहीं है। हम व्यापार के मामले में एक बहुत ही संतुलित स्थिति में हैं। यानी मरीज को इन्फेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, हमारा रोजमर्रा का व्यापारिक संतुलन एकदम ठीक है। तो फिर ये बुखार किस बात का है? मेरा मतलब है अगर ये करंट अकाउंट का संकट नहीं है तो फिर समस्या कहाँ छिपी है? असली समस्या कैपिटल अकाउंट में है। कैपिटल अकाउंट? हाँ, ये अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जो रोजमर्रा के व्यापार को नहीं बल्कि निवेश, ऋण और पूंजी के प्रवाह को मापता है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई और विदेशी पूंजी देश के अंदर आनी चाहिए वो अचानक से रुक गई है। कितनी कम हुई है ये? बहुत ज्यादा। महामारी है पहले के समय में भारत में आने वाला ये कैपिटल इनफ्लो हमारी जीडीपी का लगभग 2.5% हुआ करता था, लेकिन 2023 के बाद से इस निवेश में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम 2025 के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो ये निवेश लगभग पूरी तरह से सूख गया है। यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। हमारी विकास दर दुनिया में सबसे अच्छी है, राजनीतिक स्थिरता है देश में और हम एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में ये सारा विदेशी पैसा अचानक कहाँ गायब हो गया? इसे तो चुंबक की तरह भारत आना चाहिए था।
इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें विदेशी निवेश के पीछे की यांत्रिकी को समझना होगा। मतलब इसके काम करने का तरीका क्या है। विदेशी निवेश मुख्य रूप से दो इंजनों पर निर्भर करता है। पहला है ग्लोबल पुश फैक्टर और दूसरा है डोमेस्टिक पुल फैक्टर। ओके, ग्लोबल पुश और डोमेस्टिक पुल। जी, और ग्लोबल पुश फैक्टर इस समय इस पूरी समस्या का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। बात यह है कि भारत में आने वाले विदेशी पैसे का सीधा और बहुत गहरा गणित अमेरिका की 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये एक रिस्क और रिटर्न का सीधा सा खेल है। जब अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो वहां बैठे निवेशकों को अपने सुरक्षित निवेश पर बहुत कम मुनाफा मिलता है। बिल्कुल। और इस वजह से वे ज्यादा रिटर्न की तलाश में भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर अपना पैसा धकेलते हैं। यही वो पुश है ना? ये एक बहुत ही सटीक व्याख्या है। लेकिन आज वैश्विक स्थिति पूरी तरह से उलट चुकी है। दुनिया भर में और विशेष रूप से अमेरिका में महंगाई काफी चिपचिपी बनी हुई है। वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, ये तो हमने देखा है कि फेडरल रिजर्व काफी परेशान है इस महंगाई से। बिल्कुल। और इसे नियंत्रण करने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा हुआ है। अब एक संस्थागत निवेशक के नजरिए से सोचें जो न्यूयॉर्क में बैठा है। ठीक है। अगर उसे अमेरिकी सरकार के सुरक्षित बॉन्ड्स पर बिना किसी जोखिम के 5% के आसपास का सुनिश्चित रिटर्न मिल रहा है, तो वो भारत जैसे विकासशील देश में अपना पैसा क्यों लगाएगा, खासकर तब जब यहाँ करेंसी के उतार चढ़ाव का भी जोखिम होता है। सही बात है। कोई भी बेवजह का जोखिम क्यों लेगा जब बिना जोखिम के अच्छा पैसा मिल रहा हो। यही कारण है कि पुश फैक्टर ने काम करना बंद कर दिया है और पैसे का बहाव हमारी तरफ बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो हो गई बाहर की बात जिस पर हमारा वैसे भी कोई नियंत्रण नहीं है। फेडरल रिजर्व क्या करेगा ये हम तो तय नहीं कर सकते। लेकिन उस दूसरे इंजन का क्या हुआ जिसका जिक्र भी हुआ था, वो डोमेस्टिक पुल फैक्टर। हाँ, डोमेस्टिक पुल फैक्टर। क्या हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर उस विदेशी पैसे को अपनी ओर खींच सके? देखिए, यह स्रोत हमारे अर्थव्यवस्था की एक ऐसी कमजोरी को उजागर करता है जिस पर अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती। पुल फैक्टर का मतलब है हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की वो ताकत जो विदेशी पैसे को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। मतलब हमारा अपना आंतरिक इंजन। जी। आर्थिक इतिहास को अगर देखें तो 2005 से 2010 के बीच भारत में कंपनियों का अपना भारी भरकम खर्च, जिसे हम कॉर्पोरेट कैपेक्स कहते हैं, वो अपने चरम पर था। देश के अंदर तेजी से कारखाने बन रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर विस्तार कर रहा था और अर्थव्यवस्था में एक गजब की आंतरिक ऊर्जा थी। अच्छा, तो वो दौर विदेशी पैसे को खुद ब खुद अपनी ओर खींचता था। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो मजबूत डोमेस्टिक पुल और निजी क्षेत्र का जो निवेश है वो काफी धीमा पड़ गया है। यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मतलब इसका ये हुआ कि इस वर्तमान संकट के लिए सिर्फ बाहरी दुनिया या अमेरिका की नीतियों को दोष देना काफी नहीं है। समस्या हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की संरचना के भीतर भी मौजूद है, जहां निजी क्षेत्र पैसा खर्च करने से थोड़ा कतरा रहा है। और इसे समझने के लिए वियतनाम का उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक है। इस रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था से तुलना करने पर हमारी स्थिति की वास्तविकता काफी स्पष्ट हो जाती है। वियतनाम वे ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? वे कमाल कर रहे हैं। वैश्विक परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अमेरिका में ब्याज दरें कम हों या ज्यादा, वियतनाम लगातार हर साल अपनी जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा एफडीआई के रूप में आकर्षित करने में सफल रहता है। 4%? ये तो भारत के उस 2.5% से भी कहीं ज्यादा है जो हम महामारी से पहले हासिल कर रहे थे, वो भी तब जब दुनिया भर में पैसा आसानी से उपलब्ध था। वियतनाम ऐसा क्या अलग कर रहा है? वियतनाम ने अपने पूरे फैक्टर्स पे बहुत काम किया है। उनकी घरेलू नीतियां, उनका मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, श्रम कानून और वैश्विक सप्लाई चेन के साथ उनका एकीकरण इतना मजबूत है कि वे बाहरी झटकों या अमेरिकी नीतियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। तो मतलब उन्होंने एक मजबूत फाउंडेशन बना ली है। बिल्कुल। उन्होंने संरचनात्मक रूप से एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां विदेशी कंपनियों के लिए काम करना बहुत आसान है। और भारत में अभी भी इन बुनियादी संरचनात्मक सुधारों को उस स्तर तक लागू करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। तो एक तरफ कैपिटल अकाउंट की स्थिति चिंताजनक है, विदेशी पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन इसी बीच बाहरी दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम भू राजनीतिक हालात देखें तो पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। हाँ, वो एक अलग ही संकट है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये सिर्फ अमेरिका की ब्याज दरों का ही असर है या दुनिया में चल रही ये सारी उथल पुथल भी हमारी इस परेशानी को बढ़ा रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें
तो स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। पश्चिमी एशिया यानी मिडल ईस्ट में चल रहे भू राजनीतिक तनाव ने लाल सागर के महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। हाँ, न्यूज में रोज आ रहा है। जी, और इसने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ऑयल शॉक या कच्चे तेल का संकट खड़ा कर दिया है। और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 से 85% हिस्सा आयात करता है। यानी अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा और बहुत गहरा असर हमारे आयात बिल पर पड़ेगा। इस स्रोत में दिए गए आंकड़े इसी बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। विश्लेषण के अनुसार अगर आज लाल सागर और बाकी सभी शिपिंग मार्ग तुरंत खुल भी जाएं और वहां पूरी तरह शांति स्थापित हो जाए, तब भी बाजार में सप्लाई की भारी कमी बनी हुई है। शांति होने के बाद भी? हाँ, क्योंकि दुनिया के कई देश अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी जो तेल की सुरक्षित भंडार होते हैं, उन्हें दोबारा भरने की होड़ में लगे हैं। इसके कारण इस साल कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास रहने की आशंका है। $100 प्रति बैरल? इसका गणित तो बहुत सीधा है। इसका सीधा असर हमारे उस करंट अकाउंट पर पड़ेगा जो अब तक 1% से नीचे शांत बैठा था। हमारा आयात का बिल तो अचानक से आसमान छूने लगेगा। और यही वो बिंदु है जहां से एक नया संकट जन्म लेता है। इसी महंगे तेल के कारण भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर लगभग $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। बाप रे, $100 बिलियन? जी हाँ, और यहीं से अर्थशास्त्र का वो पिंसर इफेक्ट या दो तरफा शिकंजा काम करना शुरू करता है, जिसे इस लेख में बहुत प्रमुखता से उठाया गया है। पिंसर इफेक्ट यानी एक ऐसा शिकंजा जो किसी चीज को दोनों तरफ से दबाता है। अगर हम इसे बीओपी के संदर्भ में देखें तो ये एक दो तरफा युद्ध की तरह लग रहा है। इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें हमारे कैपिटल अकाउंट के दरवाजे पर खड़ी हैं, जो विदेशी पैसे को देश के अंदर नहीं आने दे रही हैं। ठीक है, ये हो गया शिकंजे का पहला हिस्सा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ $100 प्रति बैरल वाला ये महंगा कच्चा तेल हमारे पास मौजूद विदेशी मुद्रा को करंट अकाउंट के जरिए बहुत तेजी से देश के बाहर खींच रहा है। ये शिकंजे का दूसरा हिस्सा है। मतलब एक तरफ से पैसा आ नहीं रहा और दूसरी तरफ से पैसा दुगनी रफ्तार से जा रहा है। सही कहा। ये पिंसर इफेक्ट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर एक ऐसा शिकंजा है जो रुपए पर असहनीय दबाव पैदा कर रहा है। ये तो वाकई एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह है। अब इस पूरी स्थिति को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर बाहर जा रहा है और समस्या इतनी बड़ी है, तो हम पुरानी और आजमाई हुई नीतियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पुरानी नीतियां? आप किस तरह की नीतियों की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है 2013 से है। 2013 में भी तो हमने संकट झेला था। उस समय हमने बाजार में मांग को कम करके, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में डिमांड कंप्रेशन कहते हैं, अपना आयात घटा दिया था और वो तरकीब काम भी कर गई थी। तो आज अगर समस्या इतनी बड़ी है तो हम खर्चे कम क्यों नहीं कर देते? सुनने में तो ये आसान लगता है ना? सरकार अपना खर्चा रोके, लोग कम खरीदें तो आयात अपने आप कम हो जाएगा। ये तर्क पहली नजर में बहुत सुरक्षित और तार्किक लगता है, लेकिन इस नए और क्रॉनिक संकट में वो पुरानी दवा बिल्कुल जहर का काम कर सकती है। जहर? वो कैसे? लेखक ने अपनी इस रिपोर्ट में नीति निर्माताओं को 2 बड़े खतरों से बहुत गंभीरता से आगाह किया है। अगर हम डिमांड कंप्रेशन की बात करें तो हमें 2013 और आज की अर्थव्यवस्था के बुनियादी फर्क को समझना होगा। 2013 में हमारी अर्थव्यवस्था ओवरहीटिंग का शिकार थी। बाजार में बहुत ज्यादा तरलता थी और महंगाई अपने चरम पर थी। तो उस समय मांग को दबाना एक सही फैसला था। अच्छा, लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। आज भारत की कोर इन्फ्लेशन या बुनियादी महंगाई, जिसमें खाने पीने और ईंधन की कीमतों को हटाकर देखा जाता है, वो मात्र 2 से 3% के बीच चल रही है। बिल्कुल। और 2 से 3% कोर इन्फ्लेशन का मतलब तो ये है कि अर्थव्यवस्था में पहले से ही सुस्ती है। लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा अतिरिक्त पैसा नहीं है जिसे वो अंधाधुंध खर्च कर रहे हों। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ ही जैसा कि हमने अभी पहले देखा, निजी क्षेत्र का कॉर्पोरेट कैपेक्स भी काफी धीमा है। ऐसे नाजुक समय में पूरी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का भार केवल सरकार के पब्लिक कैपेक्स पर है। यानी जो पुल, सड़कें और बुनियादी ढांचा सरकार बना रही है, सिर्फ वही अर्थव्यवस्था को चला रहा है। जी, तो अगर सरकार ने मांग को कम करने के लिए अपने खर्च में भारी कटौती कर दी, तो ये अकेला चलता हुआ इंजन भी रुक जाएगा। आर्थिक विकास की रफ्तार एकदम धीमी हो जाएगी। और अगर ग्रोथ धीमी हुई
तो वो बचा खुचा विदेशी निवेशक भी पूरी तरह से भाग जाएगा, जो शायद भारत की विकास दर को देखकर यहां अपना पैसा रोकने की सोच रहा था। ये तो सच में मरीज को ठीक करने के बजाय उसे भूख से मारने जैसा होगा। सही कहा आपने। और मैंने एक दूसरे बड़े खतरे का भी जिक्र किया था, द डेप्रिसिएशन ट्रैप या रुपए की गिरावट का जाल। हाँ, ये जाल कैसे काम करता है? अक्सर तो हमने यही पढ़ा है कि कमजोर रुपया देश के निर्यातकों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उनका माल दुनिया के बाजार में सस्ता और आकर्षक हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से ये बात सच है कि एक कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, लेकिन डिप्रिसिएशन ट्रैप की यांत्रिकी बहुत अलग और खतरनाक है। अच्छा। अगर रुपए में ये गिरावट बहुत तेजी से या अनियंत्रित तरीके से होती है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर खुद ही एक बड़ा शॉक बन जाता है। इससे विदेशी निवेशकों के बीच भारी दहशत फैल जाती है। इस दहशत के पीछे की यांत्रिकी क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर है या इसके पीछे कोई ठोस गणित है? नहीं, इसके पीछे बिल्कुल सीधा गणित है। देखिए, जो विदेशी निवेशक भारत के शेयर या बॉन्ड बाजार में, बाहरी कमर्शियल लोन में या सीधे तौर पर एफडीआई में अपना पैसा लगाए हुए हैं, वे अपना रिटर्न अपनी घरेलू मुद्रा यानी डॉलर में मापते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए रुपए की कीमत अचानक 83 से गिरकर 88 रुपए प्रति डॉलर हो जाती है। ऐसे में भले ही किसी विदेशी निवेशक ने भारतीय शेयर बाजार में 10% का भारी मुनाफा कमाया हो, लेकिन जब वो उस पैसे को वापस डॉलर में बदलेगा तो रुपए की गिरावट के कारण उसका सारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। ओह, अब बात समझ में आई। या शायद उसे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। और जब उन्हें ये नुकसान होता हुआ दिखेगा तो वे अपनी इस पूंजी को बचाने के लिए जल्दबाजी में अपना पैसा निकालने लगेंगे। और जो बाहरी कमर्शियल लोन यानी ईसीबी हेज नहीं किए गए हैं, मतलब जिन पर करेंसी रिस्क का बीमा नहीं लिया गया है, वे कंपनियां भी तुरंत डॉलर खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगी ताकि उनका कर्ज अचानक से भारी ना हो जाए। एकदम सही। और जब एक साथ इतने सारे लोग डॉलर खरीदने या पैसा बाहर निकालने के लिए बाजार में कूदेंगे तो डॉलर की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे रुपया अपनी बुनियादी या असली कीमत से भी कहीं ज्यादा नीचे गिर जाएगा। जी, ये एक ऐसा डाउनवर्ड स्पाइरल या दुष्चक्र शुरू कर देगा जिसे रोकना फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगा। यही डेप्रिसिएशन ट्रैप है, और ये एक ऐसी भगदड़ है जो अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह विनाशकारी हो सकती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इस जाल से कैसे निकल सकते हैं? यही सबसे अहम सवाल है। मेरा मतलब है कि अगर हम रुपए को अचानक गिरने भी नहीं दे सकते क्योंकि उससे दहशत फैलेगी, और हम अपनी अर्थव्यवस्था में मांग को भी कम नहीं कर सकते क्योंकि उससे ग्रोथ रुक जाएगी, तो हमारे नीति निर्माताओं के पास आखिर क्या विकल्प बचते हैं? इस नई बीमारी का इलाज क्या है? इस नए तरह के क्रॉनिक संकट का इलाज करने के लिए एक बिल्कुल नई टूल किट की जरूरत है। इस विश्लेषण में एक बहुत ही स्पष्ट और 3 सूत्री समाधान का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, 3 सूत्रीय समाधान। पहला क्या है? इसमें सबसे पहला कदम है रुपए की संतुलित गिरावट, जिसे मेजर्ड डेप्रिसिएशन कहा गया है। रिजर्व बैंक को रुपए की हर छोटी गिरावट को रोकने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब रुपए को गिरने तो दिया जाए, लेकिन एक मजबूत लगाम के साथ। बिल्कुल। ये इतनी क्रमिक और पारदर्शी होनी चाहिए कि बाजार में कोई अचानक दहशत न फैले, विदेशी निवेशकों को भागने की जरूरत न पड़े, लेकिन साथ ही हमारे निर्यातकों को इसका फायदा मिल सके। समझ गया। ये तो पहला कदम है, लेकिन सिर्फ रुपए को धीरे धीरे गिरने देना काफी नहीं होगा ना। हमें उस पूंजी की भी सख्त जरूरत है जो बाहर रुकी हुई है। सही कहा। और यहीं पर इस टूल किट के दूसरे कदम की भूमिका आती है, जिसे सर्किट ब्रेकर या कैपिटल ऑगमेंटेशन कहा गया है। तुरंत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को कुछ आक्रामक और गैर पारंपरिक कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए एक सब्सिडाइज्ड स्वैप सुविधा शुरू करना। ये सब्सिडाइज स्वैप शब्द सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। ये असल में काम कैसे करता है और ये विदेशी पैसे को तुरंत अंदर कैसे ला सकता है? इस तंत्र को आसान भाषा में समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, विदेशी निवेशक जब भारत में पैसा लाते हैं तो वे भविष्य में रुपए के गिरने के डर से खुद को बचाने के लिए करेंसी मार्केट में एक तरह का बीमा लेते हैं, जिसे हेजिंग कहते हैं। जी, हेजिंग। और इस हेजिंग की एक बहुत बड़ी लागत या प्रीमियम होता है। सब्सिडाइज स्वैप में रिजर्व बैंक आगे आकर विदेशी निवेशकों या बैंकों को ये गारंटी देता है कि वो इस हेजिंग की लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करेगा। यानी रिजर्व बैंक निवेशकों के करेंसी रिस्क को कम करने के लिए एक तरह की सब्सिडी दे रहा है। बिल्कुल। तो जब निवेशकों का रिस्क कम हो जाएगा और हेजिंग की लागत घट जाएगी, तो उनके लिए आज ही डॉलर भारत लाना बहुत फायदेमंद हो जाएगा।
एकदम सटीक। ये नीति बाजार के मनोविज्ञान को एक ही झटके में बदल सकती है। ये एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जो निवेशकों के व्यवहार को जानबूझकर बदलता है। एक तरह से ये एक रुके हुए सिस्टम को शॉक देकर दोबारा चालू करने जैसा है, एक असली सर्किट ब्रेकर। हाँ, लेकिन यहाँ ये चेतावनी भी दी गई है कि ये केवल एक अल्पकालिक उपाय है। ये तुरंत तरलता तो प्रदान करेगा, लेकिन ये कोई पक्का इलाज नहीं है। और लंबी अवधि के लिए, क्योंकि हम हमेशा इन सर्किट ब्रेकर्स या सब्सिडी के सहारे तो अर्थव्यवस्था को जिंदा नहीं रख सकते। और यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, दीर्घकालिक सुधार या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगर भारत को सच में इस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकलना है, तो अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे में ऐसे गहरे सुधार करने होंगे जिससे वह 2005 से 2010 वाला पुल फैक्टर हमेशा के लिए वापस आए। यानी वही ढांचागत सुधार जिनके कारण वियतनाम इतना सफल है। बिल्कुल वही। जैसे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना, श्रम कानूनों को उद्योग अनुकूल बनाना और व्यापार नीतियों में स्थिरता लाना, ताकि विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक स्वाभाविक पसंद बन सके। एक ऐसा पारदर्शी ढांचा जहां विदेशी निवेश बिना किसी बाहरी पुश या अमेरिका की ब्याज दरों के मोहताज हुए लगातार भारत आता रहे। हाँ, ये एक ऐसा संरचनात्मक बदलाव है जो इस पूरी समस्या का एक स्थायी समाधान प्रदान करेगा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ पिरोकर देखें तो पूरी तस्वीर बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी इस आर्थिक बीमारी को सही तरीके से पहचानना होगा। ये 2013 की तरह करंट अकाउंट का बुखार नहीं है, बल्कि ये कैपिटल अकाउंट में आए भारी सूखे का संकट है। बिल्कुल। हमने गहराई से समझा कि कैसे अमेरिका की ऊंची ट्रेजरी यील्ड ने ग्लोबल पुश फैक्टर को खत्म कर दिया है और हमारा अपना घरेलू कॉर्पोरेट पुल फैक्टर भी कमजोर है। फिर हमने उस खतरनाक पिंसर इफेक्ट को डिकोड किया, वो दो तरफा शिकंजा। हाँ, जहां एक तरफ ऊंचे अमेरिकी बॉन्ड्स डॉलर को देश में आने से रोक रहे हैं और दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के तनाव से बढ़ा हुआ $100 का कच्चा तेल हमारे बचे हुए डॉलर को तेजी से बाहर खींच रहा है। और अंततः हमने ये जाना कि क्यों मांग को कम करने जैसे पुराने नुस्खे इस बार मरीज की जान ले सकते हैं। और हमें एक नई टूल किट की जरूरत है। बिल्कुल। रुपए के मेजर्ड डिप्रिसिएशन, सब्सिडाइज्ड स्वैप जैसे सर्किट ब्रेकर और सबसे बढ़कर गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये पूरी चर्चा अर्थशास्त्र के एक बहुत ही बुनियादी पहलू को हमारे सामने लाती है। ये दिखाती है कि आज की दुनिया में देशों की अर्थव्यवस्थाएं कितनी गहराई से और कितनी जटिलता से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये मूल स्रोत से ही प्रेरित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर आज भारत जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आने वाला ज्यादातर विदेशी पैसा केवल इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें क्या रखता है, तो क्या दुनिया की कोई भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था कभी पूरी तरह से अपने रुपए या अपनी मुद्रा के भविष्य की असली मालिक हो सकती है? या फिर हमारी वो असली आज़ादी और संप्रभुता केवल उन मजबूत घरेलू सुधारों और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ही छिपी हैं जिन्हें लागू करना अक्सर राजनीतिक रूप से मुश्किल होता है और जिन्हें हम हमेशा भविष्य के लिए टालते रहते हैं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है जो सुनने वालों के दिमाग में काफी देर तक गूंजता रहेगा। चर्चा की शुरुआत में हमने उस शानदार दुकान की बात की थी जो बिना नकदी के संघर्ष कर रही थी। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के डायग्नोसिस में कोई एक साफ लकीर नहीं होती। कई बार बीमारी बाहर से नहीं आती, बल्कि पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके में, उसके बुनियादी ढांचे में छपी होती है। और शायद असली इलाज बाहर से आने वाली किसी जादुई विदेशी पूंजी में नहीं, बल्कि अपने खुद के घरेलू ढांचे और नीतियों को अंदर से इतना मजबूत बनाने में है कि दुनिया की कोई भी उथल पुथल हमारी रफ्तार को न रोक सकें।